आइए ग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, एक सर एक बात डाउट समझते था हो? टेस्ट का। हाँ बोलो, क्या डाउट है टेस्ट में? टेस्ट कैसा हो तुम लोगों का? टेस्ट से याद आया मुझे, हाउ वाज द टेस्ट? सर आयुषी A01। सर मैं यस सर। आनिया तुम्हारी आवाज पहचानता हूँ मैं आयुषी से बात कर रहा हूँ। आयुषी A01, यस सर। कितने मार्क्स आए तुम्हारे टेस्ट में? 161। 161? यस सर। पक्की बात कि झूठ बोल यस रहे सर। मुझसे? नहीं सर, ठीक झूठ है, नहीं बोल रही। ठीक है। आनिया, यस सर। कितने मार्क्स आए तुम्हारे? सर शायद 120 की लाइन में मैं भूल गई। सिर्फ फिजिक्स पढ़ रही हो आजकल तुम? हैं? रात दूर तक तारीफ कर रहे थे कि हानिया आजकल पढ़ रही है। मैंने कहा बायोलॉजी तो नहीं पढ़ रही है, फिजिक्स पढ़ रही होगी। सिर्फ फिजिक्स में कितने हैं? सर फिजिक्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। बहुत ही बढ़िया। चलो, मैंने उनसे कहा ही था बड़ा दूर से कि हानिया पढ़ देंगे, थोड़ी देर पढ़ देंगे, वो फिर बाद में आपकी उम्मीदों में पानी फेर देगी। तो उसने फेर दिया पानी, नहीं करा अटेम्प्ट फिजिक्स। ऐसा ही है, मतलब हम टीचर तुमसे उम्मीद सर ना मैंने लगाएं। 1 घंटे में टेस्ट दिया था। हाँ? मैंने सिर्फ 1 घंटे में टेस्ट दिया था। क्यों? बाकी 2 घंटे क्या कर रही थी? मैं सो रही थी। अलार्म लगा दी भैया टेस्ट के लिए। टेस्ट टेस्ट में सोना थोड़ी होता है। और वैसे तो ऐसे तो है नहीं भाई, तुम अब स्कूल भी जाना है, कोचिंग में जाना है, सोने का समय का टाइम नहीं मिल रहा है बेचारी यस किसी को। सर। ऐसा है क्या? घर वाले सोने नहीं देते तुमको रात में? जगाए रखते हैं रात में, दिन का काम करो। ऐसा होता है क्या? मम्मी रात को बोलती हो कि बेटा सोना नहीं है, सुबह सारा घर साफ चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब तुमने से करवाया जा रहा हो लॉकडाउन में, ऐसा है क्या? नहीं। फिर अगली बार ध्यान देना भाई, पता चला नीट का एग्जाम है तुम सो रही हो, ऐसा चलेगा नहीं ना। या मुझे बता देना, मैं कॉल करके तुम्हें उठा दूंगा अगली बार से। तो नीट का एग्जाम होगा, अपने किसी फ्रेंड को या किसी टीचर को या किसी को बोल देना कि अलार्म लगा दे, पर तुम नीट के एग्जाम में भी सोते रहे। हाँ जी गोविंद, सर टेस्ट का डाउट है। टेस्ट का डाउट की बात करेंगे, मैंने सोचा लोगों से पूछ लूं, मैं डाउट भाग नहीं जाएगा, पूछ जाओ। गोविंद, यस सर। गोविंद की क्या क्लास में? सर टेस्ट तो दिया था मैंने, जूलॉजी के नंबर स्पेसिफिक नहीं देखे थे। क्यों? कितने आ गए होंगे सर भूल अप्रोक्सीमेटली? गया मैं। बहुत बढ़िया। ये राघव है क्या होंगे? राघव आवाज आ रही है? सर 130 अभी कैसे याद से आ रहा है तुमको? वन कितने? ऊपर होंगे। राघव, राघव नहीं है ना वहाँ पे? ओके। और एक मिनट, और कौन है इनकी क्लास में? दो की क्लास में दो, एकता। यस सर। कितने? सर मैंने टेस्ट नहीं दिया था एक्चुअली। ओके, वेरी गुड। आदिति, आदिति A01 यमुना विहार। यस सर। कितने टेस्ट में? सर सर कितने? 155। वन कितने? सर 155। नहीं, सिर्फ जूलॉजी के पूछ रहा हूँ आदिति। यस सर, जूलॉजी में 155। 155? यस अच्छा, सर। चलो वेरी गुड। जिया चौधरी। सर 140 समथिंग थे एग्जैक्ट, मैं भी देख रही थी। ठीक है, वेरी गुड।
और तुम्हारी क्लास की वो भी है कृतिका, सॉरी कृतिका नहीं कृतिका। किसका माइक बीच बीच में आवाज कर रहा है भाई? सर ओके। गोविंद। ए हसन, एहसन आवाज आ रही है? यस सर। कितने मार्क्स है भाई टेस्ट में? सर मैंने टेस्ट नहीं दिया था। क्लास में कुछ बोल ही लिया करो कभी कभी, पता चले एहसन क्लास में। ओके सर। दक्ष यस सर। कितने? 156। ठीक है। कुणाल कुणाल आवाज आ रही कुणाल? यस सर। रविंदर रविंदर आवाज आ रही है? नहीं आएगी। नीरज नीरज अभिनव बहुत बढ़िया अभिनव। वंशिका 107। धनजोत सर 141। दीपांशु जीनत जीनत आवाज आ रही है? आवाज आ रही बोलो, तुमसे मार्क्स नहीं पूछूंगा मैं। चयनिका सर 160। खुशी सर 145 के अराउंड। ठीक है। अच्छा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके 170 टच किए हो? ओके, जैसे कि मुझे उम्मीद थी 170 टच करने वाला कोई भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ डाउट क्या थे, डाउट बोलो। अब डाउट पे आ जाओ। किस चीज का डाउट? बोलो आयुषी, कुछ बोले डाउट। हाँ नहीं कुछ डाउट बोल रहे हो तुम? सर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन शेयर करोगी, चलो मैं करूँ शेयर। सर ये 104। 104 हाँ। which set is similar? Corpus luteum, graphene follicle, sebum, sweat, bundle of space maker, vitamin B7, niacin। हाँ तो क्या डाउट सर है इसमें? इसमें सर ऑप्शन ए करेक्ट है बट ये नहीं समझ आ रहा किस रिस्पेक्ट में करेक्ट है। सीबम क्या होता है? पता नहीं। सीबम इज ऑयल। सीबेशियस ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? ऑयल ग्लैंड होते हैं ना। बंडल ऑफ बंडल सर ऑफ वो पेस मेकर हार्ट। नहीं है। पेस मेकर कौन है? एसे नोड है। विटामिन B7 बायोटिन होता है, नियासिन नहीं होता। तो नियासिन इज विटामिन B1, सॉरी B2 और B2 या B3 में से चेक कर लेना एक बार। शायद B3 है, B2 एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बंडल ऑफ हिज नहीं आएगा पेसमेकर में। पेसमेकर इज द एसे नोड। सीबम इज दिस ऑयल। और कॉर्पस लूटियम तो मैं पता है ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर्ड पार्ट है, उसमें लुटिनाइजेशन हुआ है। हाँ और बताइए।
ठीक है, मन 121 अच्छे नहीं है बट ठीक है, 60% है। 60% कितना परसेंट है? 75% के 80%, मतलब कि 145 प्लस मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के हर टेस्ट में। हाँ जी, और डाउट बताइए कोई? वो आयुषी भी पूछ रही थी कुछ। आयुष, आयुषी डाउट है क्या कुछ? नो सर। नीरज 75 मार्क्स कम नहीं है थोड़े से? हाँ 75 जूलॉजी में कम नहीं है। देखिए आप पढ़ाई कीजिए, मुझे आप टेस्ट में 145 प्लस चाहिए आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके एक दो टेस्ट के बाद मैंने सोच रखा है कि आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगा, और वो स्पेशल क्वेश्चन के असाइनमेंट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को चलेंगे जो कंटिन्यूअसली टेस्ट में 160 165 उसके अबव मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। मतलब कि आई एम मेकिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे खुद के क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? लेकिन वो उनको देने का कोई फायदा नहीं है जो 140 145 130 120 स्कोर कर रहे हैं, तो क्यों फायदा नहीं? क्योंकि पहले तो वो पूरा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखें। तो जो 165 पे है 160 पे है कंटिन्यूअसली 160 स्कोर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को शार्प को और शार्पर बनाने के लिए क्वेश्चन है, तो उसे आप हॉट्स कह सकते हो। तो वैसे गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं उन्हीं को प्रैक्टिस कराऊंगा जो कंटिन्यूअसली 160 के अबव स्कोर करेंगे, ठीक है? और बाकी लोग मेहनत करें और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है? तो सारी बातें खत्म हो गई थी, एक ग्राफ बनाना था आपको, ठीक है ना? डेमो, सबका माइक बंद होना चाहिए ना, मैं डेमो यहाँ पे पढ़ाता हूँ। अच्छा, इस चैप्टर में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स नहीं लिए हैं, ठीक है ना? और वो बेसिक पॉइंट्स कोई पढ़ाने वाले भी नहीं है, वो एक बार रीडिंग मारना हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूँ, ठीक है ना? आपसे मैंने आप लोगों से मैंने एमटीपी डिस्कस कर लिया था ना, एमटीपी एमटीपी एमनियोसेंटेसिस ये सब डिस्कस हो गया था ना? यस सर। ओके, अच्छा, दो चार पॉइंट्स है जैसे कि आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इसके बारे में एक दो पैराग्राफ दे रखे हैं कि कैसे ग्रोथ रेट को कम करें, कैसे ग्रोथ रेट बढ़ाएं, ठीक है ना, एमएमआर कैसे कम करें, है ना, बर्थ रेट कैसे कम करें। देखो एक चीज होती है, बस ये समझो, एक होती है ग्रोथ ग्रोथ रेट। अब जो ग्रोथ रेट होता है एक कंट्री का, देखिए कंट्री की पॉपुलेशन, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है ना? प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि रिसोर्सेज कम पड़ती है, स्ट्रेंथ इसलिए होती है क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होता है, वेराइटी ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, तो टैलेंट भी ज्यादा होता है। तो खैर, हम अच्छे एस्पेक्ट्स देखेंगे, हम खराब एस्पेक्ट्स देखेंगे कि रिसोर्सेज कम पड़ रही हैं, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? यानी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज पॉपुलेशन कांस्टेंट भी रहनी चाहिए। तो हम इसलिए ग्रोथ रेट की बात करते हैं। अब ग्रोथ रेट क्या होता है कि पर 1000 कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई पर ईयर या पर यूनिट टाइम। भाई मान लो मुझे निकालनी हो कि लेट से 2015 से लेके 2017 तक, ठीक है ना, इंडिया की पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है? तो मैं 2015 की पॉपुलेशन को बोलूंगा N1 या लेट से P1, और 2017 की पॉपुलेशन को बोलूंगा P2, ठीक है ना? तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, कितनी बढ़ी कोई बताएगा मुझे? चेंज इन पॉपुलेशन कितना आया? P2 minus P1. P2 माइनस P1, ये चेंज आया, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? अब अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है, मान लो कि पर ईयर कितनी बढ़ी, ठीक है? तो 2015 से 2017 कितना साल हुए? 2 साल। 2 years, है ना? तो डिवाइड बाय 2 ईयर कर देंगे, दैट इज n, ठीक है ना? वेयर n इज नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं, p2 माइनस p1 कर देंगे। अब क्योंकि हम इसको निकालते हैं, तो ये हमारा आ गया
कि कितनी ग्रोथ हुई पर्टिकुलर ईयर के अंदर। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लेट्स से 100 से टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो ये परसेंटेज हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर? जनरली हम क्या करते हैं, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जनरली पॉपुलेशन जो ग्रोथ है पर 1000 निकालते हैं कि पर 1000 कितने इंडिविजुअल्स ऐड हुए। आ रही है बात समझ में? तो परसेंट के बजाय हम पर 1000 ले लेते हैं। ठीक है? अगर परसेंट की बात करें तो ये 100% में आ जाएगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए 2015 में पॉपुलेशन, एक इमेजिन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिटी की बात करते हैं, पर्टिकुलर एक जगह की बात करते हैं। मान लो 2015 में पॉपुलेशन वहां की 2000 थी और 2017 में 2500 हो गई। तो 2500 माइनस 2000 और 2 साल में हुई तो 2 साल इंटू 100%, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है आपका 500/2 सॉरी डिवाइडेड बाय 100, 1/100 नॉट 100 आता है ऐसे। पर सेंट है ना, सेंट इज 100, तो पर सेंट मतलब पर 100, तो इसको मल्टीप्लाई करके 100 और पर 1000 निकालना तो फिर 1000 से करेंगे। तो ये हो गया आपका 500/2 दैट इज 250, 250/100 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.5%। ये 2.5% की क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। आगे बात समझ में क्लियर है? तो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ परसेंटेज निकालनी हो तो निकाल लोगे ना। अच्छा, इसी को पर 1000 में कितना हो जाएगा ये? 0.25। 0.25। ठीक है ना? और ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ अब इंडिया का क्या क्या सीन चल रहा है। अगर मैं 2000 तक का डेटा लूँ, मतलब 1990 से 2000, ज्यादा ही ले रहे, 1990 से 2000 तक का लिया जाए, 2012 तक का, ठीक है, मतलब कि 2012 तक के हिसाब का अगर ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया जाए तो इंडिया का चल रहा था 17%, सॉरी 1.7%। 1.7% के हिसाब से हमने क्या कैलकुलेट किया कि 33 मोर इयर्स के अंदर पॉपुलेशन हो जाएगी डबल, अगर ऐसे ही ग्रोथ रेट चलता रहा तो। आ रही है बात समझ में? तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डबल। इसको बोलते हैं डबलिंग टाइम। तो कोई पूछता है ना व्हाट इज द डबलिंग टाइम, इसका मतलब कितने सालों में पॉपुलेशन सेम ग्रोथ रेट से चलती है तो डबल हो जाएगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो वी आर वर्किंग टू डिक्रीज दिस। अच्छा, अब इसको इसको डबल रेट को डिले करना या इस ग्रोथ रेट को रोकना, इसके तरीके क्या है? अच्छा, पहले तरीके क्या है उसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि वजह क्या है, कि क्या क्या चीजें ग्रोथ रेट में चीजों को बढ़ाती हैं। अब सुना कर ध्यान से, ग्रोथ रेट को बढ़ाने वाले ये फैक्टर्स क्या है? पहले तो फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं। एक होता है बीआर। बीआर है, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, दैट इज बर्थ रेट। दूसरा है डेथ रेट। ठीक है ना? डेथ रेट में इंक्लूड हो जाता है एमएमआर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। उसमें इंक्रीज कर जाता है। तीसरी चीज आती है समझने वाली है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इमिग्रेशन मतलब लोग आ गए, इमिग्रेशन मतलब लोग चले गए। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो एक पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या करें, अगर हमें कैलकुलेट करनी है एक टाइम में लोग कितने बढ़े या कितने घटे, ये डिफरेंस आया, तो आई सपोज हम सिंपली कर सकते हैं बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन रेट में से माइनस कर दो डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन रेट। सही बोल रहा हूँ? कितने पैदा हुए और कितने नए आ गए, प्लस कितने मर गए और कितने चले गए, उसको कर दो माइनस इसमें से। तो ये फैक्टर्स आपको इफेक्ट करेंगे किसको? आपकी कंट्री के ग्रोथ रेट को, हाँ की ना?
सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं काउंट होगा? हाँ वो डेथ रेट में आ गया ना, ठीक है ना। जैसे इसमें एक बार आ जाएगा, सही बोला तुमने, एकदम सही याद दिलाया मुझे। इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये समझ में आ गया, आरी पसंद है कि बी आर प्लस आई आर माइनस बी आर प्लस सी आर, ये फॉर्मूला बना अब तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, ठीक है ना। कोई इसमें कोई खतरनाक चीज तो है नहीं, इसमें किसी को डाउट आया ना, फटाफट बोला करो। डाउट है किसी को? No, sir. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आयुषी तुम्हारे आवाज आई थी, इससे तुम जो जवाब दोगी। अगर मुझे किसी कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो किस किस चीज पर काम किया जा सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? इमाइग्रेशन। बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या करें, बढ़ा दें? नहीं सर, इमाइग्रेशन कंट्रोल एंड करना पड़ेगा, और सर डेथ रेट भी नहीं, कम पहले करना पड़ेगा। एक मिनट, अमन और आंसू, बाकी लोग अब अपना माइक म्यूट कर लो, क्योंकि अब अमन की आवाज तेज आ रही है तो अमन जवाब देगा। हाँ अमन, क्या बोल रहे हो, बर्थ रेट का क्या करें? सर कंट्रोल करेंगे बर्थ रेट की कम हो। कैसे करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो उसका क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो चलो ठीक है, लेकिन कैसे? मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो चलो ठीक है, वो लोगों को यूज करने हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा ना। हाँ सर, अवेयरनेस भी बढ़ानी पड़ेगी कि ज्यादा हाँ, पॉपुलेशन से क्या अब तुम नुकसान हो पॉइंट पे सकते आए हैं कि कंट्री में। अवेयरनेस कराएंगे किसके लिए, फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या बर्थ कंट्रोल के लिए अवेयरनेस कराएंगे। अच्छा, अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे? सर सेशंस होते हैं। हाँ मतलब देखो, अब तुम्हारे किताब के हिसाब से लिखा हुआ कि बैनर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो है ही। बैनर, रेडियो, टीवी, ये पुराने जमाने का था। अभी तुम्हारे तो तुमको स्कूल का एग्जाम में देना ना, तो क्योंकि स्कूल का एग्जाम देना तो स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो इनोवेटिव तरीके से बताना कि इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और रैलीज यूज कर सकते हैं, एनजीओ यूज कर सकते हैं, गांव गांव जाके लोगों को समझा सकते हैं। अरे बस है तो खैर बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये सब सोच के फिर आंसर करना, ठीक है। और कैसे, और क्या करें अमन पॉल, बर्थ रेट और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई तरीका बताओ, सरकार करती हो। सर हाँ जी। फ्रांस में रूल बना था सर बहुत टाइम क्या पहले कि सर क्या? अगर पेरेंट्स का एक बच्चा है तो ठीक है, सेकंड बच्चे के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होगी, वो स्कूल नहीं जा सकता और कुछ कर नहीं सकता। और अगर गलती से थर्ड चाइल्ड भी हो गया तो फादर जो होगा, वो जो नौकरी कर रहे होंगे उनसे निकाल दिए जाएंगे। बिजनेस होगा तो मतलब टेंशन की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट मोर देन कपल ऑफ चिल्ड्रंस, इसको मैं बोलता हूँ, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ाऊंगा मैं। इसको याद रखो, मुझे बताना कि सर मुझे आपको रिप्लेसमेंट लेवल बताना है, ठीक है। फिर रिप्लेसमेंट लेवल से बात करेंगे। और बताओ और क्या होगा, और क्या कर सकते हैं? एनीबडी, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, यानी कि अमन को आपने ठेका लिया सब कुछ बोलने का। So policies for smaller families. क्या So पॉलिसीज फॉर स्मॉलर फैमिली? हाँ मतलब वही कि मतलब प्रमोटिंग स्मॉलर फैमिलीज, मतलब वही वही बात हो गई कि आपने एक्स्ट्रा चिल्ड्रन के ऊपर या तो आपने उस पर कुछ उसको फैसिलिटी देना बंद कर दिया, या स्मॉलर फैमिली पे इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। वो एक ही एक ही कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में आता है, बाकी बात ठीक है। और बताइए बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल करते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग सोच रहे हो कि ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक नहीं है। ये एग्जाम में जब 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, फिर सोचते हैं कि फिर फालतू पॉइंट लिखते हैं एग्जाम में जाके, फिर वो 4 नंबर के जगह 2.5 नंबर 3 नंबर लेके खुश हो जाते हैं। वो 4 के 4 मिल सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा दो, इसको सीरियसली ले लो। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे बताएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसके इंतजार में मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी, एनीबडी एल्स, एनी पॉइंट?
एक मैं बताता हूँ, एक बड़ा ही सरकारी कंट्री, कोई भी कंट्री बहुत बहुत बढ़िया करती है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इंक्रीजिंग द मैनेजेबल एजेस। ठीक है ना, मैनेजेबल एजेस को बढ़ा देना। ठीक है, अब मैनेजेबल एज बढ़ाने से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 1000 लोग मैनेजेबल एज में आ रहे हैं, तो 1000 पीपल विल हैव बेबीज, वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे बर्थ रेट में। अब आपने मैनेजेबल एज बढ़ा दी, तो उसे क्या किया, ये पार छोटा कर दिया। तो भाई इतने लोग आ रहे थे फर्टिलिटी में, अब इतने लोग आ रहे हैं जो लीगली फर्टिलिटी में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे ये कर दिया। तो मैरिजेबल एजेस बढ़ा देने से क्या होता है, ये गवर्नमेंट करती है, मैरिजेबल एज बढ़ा देती है। ठीक है ना, और उससे क्या होता है कि बर्थ रेट पे काफी ज्यादा क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फीमेल्स के लिए क्या है मैरिजेबल एज इंडिया में 18, 18, और मेल्स के लिए क्या है मैरिजेबल एज इंडिया में 21, 21। ठीक है ना, आगे बात समझ गए? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंक्रीजिंग मैनेजेबल एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं? डेथ रेट यूज कर सकते हैं, डेथ रेट बढ़ा दें, इंफेंट को मरने दें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ा दें, हॉस्पिटल में जगह ना वार्ड ना खोलें, मैटरनिटी वार्ड। सर ऐड नहीं कर सकते। सर डेथ रेट को कम कर होता है हैं? सर, बेटर मेडिकल फैसिलिटी से तो डेथ रेट कम होता है बल्कि। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फैसिलिटी कम कर दें। दुनिया में जितने फीमेल्स मैटरनल मतलब की आर गोइंग टू बी मदर, उन सबको फैसिलिटी देना बंद कर दें। ठीक है, 2-4 बम ब्लास्ट कर दे देश के अंदर, और सर ये तो गलत है। सर ऐसा तो कोरोना भी कर रहा है, तो वो हाँ, थोड़ी ना तो होता है। क्या ये तरीका हो सकता है डेथ रेट कम करने का? नो सर, ये अनएथिकल है। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो आप सभी ये बात समझते हैं, अभी सारे लोग ये समझते हैं। मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट गलती करते हैं, वो बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, बर्थ रेट बढ़ा दो, सॉरी बर्थ रेट घटा दो, डेथ रेट बढ़ा दो। देखो उससे हो जाएगी पॉपुलेशन, लेकिन दैट इज नॉट अ मेथड। तो डेथ रेट हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो इस डेथ रेट को कम करना है। और आप चैलेंज देखते हैं हमारे सामने चैलेंज क्या है? हमारे सामने चैलेंज ये है कि डेथ रेट को कम करना है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ानी है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है। ठीक है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी है। इसमें सारा जिम्मा इसके ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी रही बात इमिग्रेशन की और इमिग्रेशन की, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है ना, कितने लोगों को वीजा देना है, कितने को नहीं देना है। ठीक है ना, क्या पास करना है नहीं करना है। ठीक है ना, तो देश की क्या कहते हैं उसे नागरिकता देनी है नहीं देनी है, किसकी छीननी क्या करना है, वो सारी बातें नहीं करेंगे। वो पॉलिटिक्स एंड इकोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी है ना, वो उन सब में आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा मुद्दा सिर्फ बायोलॉजी का है, वो ये और ये। क्लियर? अच्छा, अब समझने वाली बात समझना, मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, रिप्लेसमेंट लेवल। अभी रिप्लेसमेंट लेवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल ये बोलता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन should a couple produce so as to replace themselves that growth rate becomes zero. There is no growth rate. मतलब number of children a couple may produce to replace themselves. देखो एक कपल है, आने वाले 50 साल तक हो सकता है वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो कितने बेबीज प्रोड्यूस कर सकता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ में कोई फर्क ना पड़े इन अ मीन टाइम। समझ रहे हो मेरी बात? उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, कि वो दो खुद को ही रिप्लेस कर रहे हैं, वो कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट लेवल। अब आइडियोलॉजी के हिसाब से रिप्लेसमेंट लेवल क्या होना चाहिए? 2। भाई आइडियल कंडीशन में रिप्लेसमेंट लेवल क्या होना चाहिए? नंबर 2।
2. टू होना चाहिए भाई, एक मदर एक फादर है तो टू ही चिल्ड्रन होने चाहिए, क्योंकि कल को वो मर जाएंगे ये दोनों बच्चे, उनको रिप्लेस कर दें, पॉपुलेशन में कोई खास चेंज आया नहीं। तो आइडियल वैल्यू क्या होती है? टू। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि 1951 में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चले थे, और देयर वर स्लोगन्स लाइक हम दो हमारे दो। तो स्लोगन में हम दो हमारे तीन है, हम दो हमारा एक और हम दो हमारे पांच क्यों नहीं है? वहां दो ही वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज दो वहां पे आइडल रिप्लेसमेंट लेवल है। व्हाट द कॉन्सेप्ट? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या सभी कंट्रीज के लिए अलग अलग होगा? यस, सभी कंट्रीज के लिए रिप्लेसमेंट लेवल अलग अलग होगा। कौन सी कंट्रीज का रिप्लेसमेंट लेवल ज्यादा होगा और कौन सी कंट्रीज का रिप्लेसमेंट लेवल कम होगा? मतलब टू से कम तो किसी का नहीं होता, टू इज द मिनिमम, ठीक है, टू इज द मिनिमम एंड ऑप्टिमम। अब टू से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, लेकिन मैं दो रिप्लेसमेंट लेवल लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ 2.1 और एक लिख रहा हूँ 2.7। इनमें से एक यूएस का है और एक इंडिया का है। क्या लगता है कौन सा वाला यूएस का, कौन सा वाला इंडिया का है? इंडिया. 2.17 US का. 2.1 यूएस का और 2.7 सर 2.7 यूएसए का. अच्छा मैं बता दूं, सुना एक्सक्यूज मी सर, सर ये एक हाँ समझ जी। नहीं आया सर, रिप्लेसमेंट लेवल सर जिनका सर 1 है उनके लिए तो 2 से कम हो गया ना रिप्लेसमेंट लेवल, जिनका 1 बेबी है। अरे भाई ये इंडिविजुअल का नहीं होता, ये पॉपुलेशन का होता है, कंट्री का होता है। ओके सर। समझ रहे हो बात को? हाँ, कि कितने बेबी एक कपल प्रोड्यूस कर सकता है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ना करे, ये मतलब है। अरे बात समझ में? हाँ, अब देखो, जिस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, जहां पे डेथ रेट बहुत कम है कि लोग मरते ही नहीं है, वहां पे हमेशा रिप्लेसमेंट लेवल कम होगा। क्यों? पुराने तो मर नहीं रहे, नए तुमने ऐड कर दिए तो वो पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जहां पे मेडिकल कंडीशन तो नहीं उतनी अच्छी नहीं है, क्या पता है कि पुराने वाले जल्दी मर जाने, तो वहां पे रिप्लेसमेंट लेवल थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है। आ रही बात समझ में? जहां डेथ रेट क्या हो, ज्यादा हो। तो डेथ रेट इंडिया का ज्यादा है कंपेरिजन टू द यूएस, वहां मेडिकल फैसिलिटीज बेटर है, इसलिए वहां का जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 है और इंडिया का 2.7 है। आ रही बात समझ में? तो रिप्लेसमेंट लेवल उन कंट्रीज का ज्यादा होता है जो डेवलपिंग होती है या अंडर डेवलप्ड होती है। डेवलप्ड कंट्रीज का रिप्लेसमेंट लेवल थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखिएगा। सर हाँ जी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा हो लेकिन उनका जो बर्थ रेट है वो कम हो, क्योंकि मतलब सर ऐसा हो। हाँ, वो देखो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तुम अलग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो और बर्थ रेट भी क्या हो, कम हो। ठीक है ना? रिप्लेसमेंट लेवल भी कम हो। रिप्लेसमेंट लेवल देखो, रिप्लेसमेंट लेवल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना? एंड हाँ, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ज्यादा है और बर्थ रेट क्या है, कम है। यस तो सर। बर्थ रेट का कोई लेना, देखो बर्थ रेट का कोई लेना देना नहीं है इससे, रिप्लेसमेंट लेवल से। रिप्लेसमेंट लेवल तो सब ये बता रहा है कि वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बस कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना? तो आइडल सर दो है, दो तो होगा किसी ही। कंट्री हाँ, दो तो मिनिमम होगा ही। सर किसी कंट्री हाँ। का बर्थ रेट ज्यादा होगा तो वहाँ रिप्लेसमेंट। अच्छा, मैं तुम्हें इसका बात का जवाब देता हूँ, तुम एक मिनट सर रुक जाओ, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट। ठीक है।
हाँ गोविंदा बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर किसी कंट्री में अगर हाँ, किसी कंट्री में अगर बर्थ रेट ज्यादा होगा तो वहाँ रिप्लेसमेंट भी तो ज्यादा हो रहा है ना। अरे यार गोविंद, तुम यार समझते क्यों नहीं बात को? मैंने तुमको कितनी बार बोला, कितनी बार मैं एक ही बात रिपीट करूं कि रिप्लेसमेंट लेवल का बर्थ रेट से लेना देना नहीं है। इसका लेना देना सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी से है। जहां पेरेंट्स कल को बर्थ जल्दी रेट मर ज्यादा हो जाएंगे, रहा है लोग जल्दी मर जाते हैं, तो वहां पे रिप्लेसमेंट लेवल आप ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मर जाना है और भी लोगों ने मर जाना है। तो बेबी दो से ज्यादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, वो उतना ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करेंगे जहाँ लोग इतने ज्यादा मर रहे हैं। लेकिन जहां पे लोग नहीं मर रहे हैं, पुराने वाले ही नहीं मर रहे हैं, वहां पे नए वाले तो हमेशा एक्स्ट्रा कोई कंट्रीब्यूट करेंगे ना, इसलिए वहां पे हमेशा दो से ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉट डिपेंडेंट ऑन द बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। गॉट इट? इसको ऐसे देखो, मच्छर है, ठीक है, पैदा तो हजारों हो रहे हैं, ठीक है ना, और मर भी तो उसमें से कितने सारे पहले जा रहे हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही ना। अरे बात समझ में? तो डेथ रेट भी तो इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे कि समझ गए? या अभी भी कुछ जरूरत है और भी समझाने की? आगे बात करें? सर हाँ बोलिए, समझाओ। हाँ सुन रहा हूँ, एक्सक्यूज बोलो। सर। ये सर हम डेड डेथ को तो बढ़ा ही नहीं सकते सर, क्योंकि जैसा आपने बताया किसी भी केस में सर वो एक पीक टाइम के लिए कुछ 1 to 2 years के लिए कम हो जाएगा, लेकिन सर थोड़ी देर कुछ सालों बाद सर फिर वो नॉर्मली उतनी ग्रोथ हो जाएगी ना। मैंने तो बोला डेथ रेट बढ़ाना है, मैंने बोला डेथ रेट बढ़ाना है। नहीं सर, एक हो सकता है ना रीजन बर्थ रेट को, मतलब कि ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर डेथ रेट को अगर गलती से बढ़ा भी दे अपनी कंट्री में कोई डेथ स्ट्रिक्ट रेट रूल से, तो डेथ रेट सर बढ़ा दे से मतलब क्या तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन डेथ रेट को बढ़ा दे? कौन सी कंट्री अपना डेथ रेट बढ़ाती है बोल के? सर ऐसे ही सर नहीं ऐसे ही क्या होता है? व्हाट इज ऐसे? आर्मी में भेज ऐसे नहीं दो, कुछ होता ना। आर्मी में भेज दो सबको दूसरी कंट्री पर अटैक करने के लिए। क्या 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 क्या? सर आर्मी में भेज दो दूसरी कंट्री पर अटैक करने के लिए। तो दूसरी कंट्री का डेथ रेट घटा के मुझे क्या फायदा होगा? डेथ रेट बढ़ा के मुझे क्या नहीं फायदा? सर वो तो पता ही है सर, हारना ही है। क्या? नहीं सर दोनों तरफ लॉस होगा ना वॉर से तो। तो तुम, वैसे पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अमन पॉल, आज तुमने क्लास में ये बात बोल दी है, ठीक है ना, दोबारा बोलना मत कभी भी इसको, ना क्लास में ना किसी सोशल गैदरिंग में। इतनी डांट खाओगे ना, तो पता नहीं चलेगा। मतलब तुम क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे कंट्री के सोल्जर हैं, किसी कंट्री के सोल्जर्स हैं, उनको बस भेज दो लड़ाई करने के लिए दूसरी कंट्री में, ताकि वो कुछ मर जाए और हमारा डेथ रेट जो है वो बढ़ जाए और देश को फायदा हो। तो क्या तुम ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करो? कितने क्या बोल रहे हो मेरे सोच तो लो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सेंस नाम की थोड़ी सी चीज है या सारी भुला चुकी है कि बोलने के लिए कुछ भी बोलना तुमको? खुद तो तुम बेचारे मजे से घर में बैठे हो हैं, और जो बेचारे वहां पर बॉर्डर में लड़ रहे हैं, बॉर्डर में खड़े हैं, तुम उनको बोल रहे हो कि उनको भेज दो लड़ने के लिए, पॉपुलेशन को, देश को फायदा होगा। इस तरीके के सिटीजन बनना चाहते हो तुम? ये सोच रखिए, ये गलती से भी दोबारा नहीं बोलना, ना ही सोचना और ना इस डायरेक्शन में जाना। व्हाट हैव यू सेड? हालांकि तुमने बोला गलती से बिना सोचे समझे, तो इसलिए बोलता हूँ बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो, सोच लो पहले क्या बोल रहे हो।
ओके, तो ये हुई रिप्लेसमेंट लेवल की बात और बाकी चीजों की बात, ठीक है। डेमोग्राफी की बात करते हैं। डेमोग्राफी इज काइंड ऑफ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, किस तरीके से बदल रही है, ठीक है, सब लोग म्यूट रहिए, किस तरीके से पॉपुलेशन बदल रही है उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब कोई भी कंट्री क्या चाहती है, कोई भी कंट्री ये चाहती है, ठीक है, कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द डेमोग्राफी। आइडियोलॉजी डेमोग्राफी की है कि कोई भी कंट्री चाहती है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा कम हो, डेथ रेट भी कम सर हो। कैमरा ब्लर हो रहा है। सबका कैमरा ब्लर हो रहा है? सर अब ठीक हो गया। सर अब क्लियर है। सर अब क्लियर है। ओके, देखो ऐसा हो सकता है कभी कभी किसी का कैमरा ब्लर हो जाए, उसमें परेशानी होती है। कॉन्स्टेंटली ब्लर रहे तो मुझे बताना, है ना, 2 मिनट से ज्यादा ब्लर हो तो मुझे बताना। अच्छा, तो बर्थ रेट क्या चाहती कंट्री, कोई भी सर कंट्री चाहती है कि फोकस बर्थ में रेट। प्रॉब्लम है, एक बार आप प्लीज चेक करो। सबको ब्लर हो रहा है क्या बीच बीच में? सर वो ऑटो फोकस में प्रॉब्लम है। बेटा ऑटो फोकस का तो इसमें ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, तो ऑटो फोकस तो वो नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ऑटो फोकस नहीं, ठीक है, ऑटो फोकस का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अगर ब्लर होगा भी ना वापस वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरनेट स्पीड का कोई इशू नहीं है। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर 2 मिनट कंटिन्यूसली वो ब्लर रहता है तो मुझे बोलना, ठीक है। ओके, तो डेमोग्राफी में मैं क्या बता रहा था कि कोई भी कंट्री ये चाहती है कि बर्थ रेट किसी भी कंट्री का बहुत ज्यादा कम रहे और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा क्या रहे, कम रहे। दोनों ही चीजें कोई भी कंट्री कम चाहती है, कोई कंट्री नहीं चाहती कि कोई एक चीज ज्यादा रहे। अरे बात समझ में? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब एक डेमोग्राफिक फेज से कंट्री दूसरे में फेज मूव करती है। 4 फेज होते हैं डेमोग्राफिक, मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप ये समझो। मैं 2 कलर यूज कर रहा हूँ आपके लिए, एक मैं ग्रीन यूज कर रहा हूँ और एक मैं लेट्स से मैं एक वाइट यूज ग्रीन यूज कर रहा हूँ, तो एक ग्रीन यूज कर रहा हूँ, एक ऑरेंज यूज कर रहा हूँ। तो ध्यान देना कि ग्रीन से मैं बता रहा हूँ द बर्थ रेट, तो एक क्या चल रहा है, ये बर्थ रेट हाई, ठीक है, ओके। और फिर आगे देखिए क्या है, ये है ग्रीन से डेथ रेट, डेथ रेट भी क्या है, हाई। फिर क्या हुआ, फिर किसी कंट्री ने क्या किया, अपनी मेडिकल कंडीशंस क्या कर ली, इंप्रूव कर ली, मेडिकल कंडीशंस क्या कर ली, इंप्रूव कर ली। अब मेडिकल कंडीशंस इंप्रूव कर ली तो डेथ रेट हो गया कम, ठीक है, आ रही बात समझ में, डेथ रेट क्या हो गया, कम, और फिर ये कांस्टेंट, ओके। और बर्थ रेट अभी भी थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, बर्थ रेट अभी भी क्या है, हाई है। और फिर बाद में थोड़ी देर आगे जाके हाँ, अब थोड़ा सा आगे जाके फाइनली स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बर्थ रेट भी क्या हो गया, कम एंड कांस्टेंट। आ रही बात समझ, क्लियर है पॉइंट? तो ये चल रहा है यहां पर, ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग द डेथ रेट, सॉरी सर दोनों कलर सेम दिख रहे हैं, आप दोनों कलर सेम दिख रहे हैं। यस सर। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को दोनों कलर सेम दिख रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, अलग अलग नजर आने दो। अब भी सेम दिख रहे हैं? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसको डॉटेड और नॉर्मल लाइन से ठीक है। रिप्रेजेंट कर दें। दो कलर दिख रहे हैं सबको? यस सर। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, आधे लोगों को नजर आएगा, आधे को नजर नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, हम सिंपल सा एक काम करते हैं, हम डॉटेड और नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम दोबारा बना देते हैं। क्या फायदा फिर आधों के साथ ना आए, मैं आधे लोगों को टीचर छोड़ना हूँ।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समझो कि डॉट डॉट में बर्थ रेट है, बर्थ रेट हाई था, फिर बर्थ रेट मतलब कि ज्यादा देर हाई हुई, ठीक है, फिर बर्थ रेट, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन डेथ रेट की ये हाई था, फिर ये लो हो गया, थोड़ा स्लैंट और बना था, ये लो हो गया, ठीक है, और फिर ये लो ही रहा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा रेट, दिस इज द डेथ रेट, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, द बर्थ रेट, डॉटेड लाइन। अच्छा इसमें क्या है, ये थोड़ा लेट होके कम हुआ, ठीक है, और फाइनली ये भी क्या हो गया, कम हो गया। ओके क्लियर। तो अब क्लियर है सबको। अब इसी पॉपुलेशन को ना मैं 4 फेज में डिवाइड कर सकता हूँ। 4 फेज कौन सा, ए फेज, फेज 1, ठीक है, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। अच्छा फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में क्या फर्क है। फेज 1 में बर्थ रेट भी हाई है, मतलब लोग एजुकेटेड भी कम है, लोगों में अवेयरनेस भी कम है, और डेथ रेट भी हाई है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत ही खराब है। तो फेज 1 वो फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। फेज 2 में क्या है, लोगों में अवेयरनेस जो है वो नहीं है, अभी भी लोग एजुकेशन कम है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर दी है, तो कहीं ना कहीं पे रिसोर्सेज ठीक ठाक हो रही है, तो डेथ रेट धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी लोकल लेवल पे, बेसिक लेवल पे उतनी अवेयरनेस नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन उतना नहीं है। तो फिर फेज 2 वो है फेज 2 कि हाँ डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, हम डिक्रीज नहीं बोलेंगे, बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो फेज 2 में डेथ रेट इज डिक्रीजिंग बट बर्थ रेट इज हाई। क्लियर। फेज 3 में क्या है, बर्थ रेट भी कम हो रहा है, कम नहीं हुआ है, बट लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो बर्थ रेट कम हो रहा है और मेडिकल फैसिलिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, तो धीरे धीरे डेथ रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। और आखिरी फेज है फेज 4, बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी क्या है, कम है। आ रही बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो ये है 4 फेजेस। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो या आप किसी देश के एक नागरिक भी हो, एक विजनरी नागरिक हो, अच्छे नागरिक हो, तो आप क्या चाहेंगे अपनी कंट्री में, कौन सा फेज चाहेंगे। फेज 4 तो हर कंट्री कहां पहुंचना चाहती है, फेज 4 में पहुंचना चाहती है, लेकिन कौन सी कंट्रीज फेज 4 में है। फेज 4 में जो मैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज बताता हूँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, ये जो कंट्रीज है यूके है, यूएस, वो फेज 4 में है, ऑलरेडी है, वहां बर्थ रेट भी कम है काफी, और मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से डेथ रेट भी क्या है, बहुत ही कम है। क्लियर। और जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलपिंग है, वो कौन से फेज में है, फेज 1 और फेज 2 में, ठीक है, अंडर डेवलप या पुअरली डेवलप, फेज 1 और फेज 2 में। और जो डेवलपिंग है, जो आगे मूव कर रही हैं, जो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही हैं, वो कंट्रीज है फेज 3 में। और फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया कौन से फेज में है, तो डेमोग्राफिक फेज 3 में इज द आंसर, कि इंडिया डेमोग्राफिक फेज ट्रांजिशन 3 में। उसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 4 में गए, तो चेंज कर रहे हो फेज, है ना, यही पैटर्न फॉलो होता है मोस्टली। तो कोई भी कंट्री आपको फेज 1 में होगी तो फेज 2 में जा रही होगी, फेज 2 में होगी तो फेज 3 में जा रही होगी, फेज 3 में होगी तो फेज 4 में जा रही होगी। तो अभी इंडिया इज विच डेमोग्राफिक फेज ट्रांजिशन, यू कैन से फेज 3। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई डाउट। चारों फेज के मतलब क्लियर हो गए। एनीबॉडी, एनी डाउट, यस और नो, आगे बात करें। आगे बात करें, इसको मिटा दें। Yes, sir. चलिए फिर हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो मुझे बात करनी है, आगे यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है,
और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगले जो टॉपिक की हमें बात करनी है वो अगला चैप्टर है आपके लिए, दैट इज एवोल्यूशन। ओके, सो एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज एवोल्यूशन इज? एवोल्यूशन इज लाइक स्लो gradual changes which are ultimately leading to expansion and variation of population। मतलब evolution slow and gradual changes हैं जो किसी भी population के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब सिचुएशंस आती रहती हैं, चीजें बदलती रहती है टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और स्लो चेंजेस होते रहते हैं, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल से एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन ऑफ लेट्स से मोबाइल फोन्स। तो जब फोन का ओरिजिन हुआ तो आपको पता है कि कैसे था। तो मतलब कि जब पहली बार जब एक सैंपल या ब्लूप्रिंट बनाया गया तो दो चीजों को जोड़ के, एक वायर से जोड़ के कम्युनिकेट किया गया, दैट वाज द सिंपलेस्ट फोन। उसके बाद धीरे धीरे फोन का थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ। पुराने जमाने के, बहुत पुराने जमाने की बात करें तो फोन कैसे होते थे, बड़े बड़े होते थे, इतना बड़े से, पूरे बड़े से फोन होते थे, ठीक है ना। और उसमें एक सुनने के लिए होता था, एक बोलने के लिए होता था। सुनने के लिए अलग स्ट्रक्चर है, बोलने के लिए अलग स्ट्रक्चर है। फिर धीरे धीरे और चेंजेस आए, ठीक है। अब वो चेंजेस कैसे आए कि फोन कैसा आ गया, अब सुनने और बोलने के लिए एक ही स्ट्रक्चर बनाते लेकिन बहुत बड़ा सा है ना। सुन भी उससे रहे हो, बोल भी उससे रहे हो, और जोर से बोलना पड़ रहा है दूर आवाज पहुंचाने के लिए, ठीक है। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, वायरिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रक्चर आया। फिर आया एक सिंपल फोन, सुनने और बोलने का छोटा स्ट्रक्चर, नंबर ऐसे गोल करके घुमा रहे, ठीक है ना। फिर वो गया, फिर बटन दबाने वाला आया फोन, लैंडलाइन, बेसिक लैंडलाइन, बहुत सिंपल बेसिक लैंडलाइन, उसमें 9 ही नंबर होते थे। फिर पूरा डिजिटल लैंडलाइन विद कॉलर आईडी और ये सब चीजें, कॉर्डलेस वगैरह। फिर पेजर्स, फिर फोन आए नोकिया के और दूसरी कंपनीज के, ऐसे मोटे छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट से, जिसमें उस काम वाली गेम रहती है, ठीक है। वैसे वाले फोन जो शायद आपने भी कभी ना कभी यूज किया हो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन्स, और अब तो खैर बहुत ही ज्यादा स्मार्टर फोन्स, है ना, कि आपको लैपटॉप की जरूरत ना पड़े, फोन से सारे काम हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एवोल्यूशन है। अब मैं तुमको दिखाऊं वो एक स्ट्रक्चर कि एक ग्लास, दूसरा ग्लास, और वो दो ग्लास एक मेटल स्ट्रिंग से या एक स्प्रिंग से जुड़े हुए, और तुमसे बोलूं कि इसी से, ठीक है, और सामने रख दूं आईफोन, ठीक है ना, 10X जो भी है, ठीक है ना, जो आईफोन का जो सबसे, जब मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स में लेट से जो सबसे सुप्रीम मॉडल है, ठीक है ना, या वन प्लस का कोई सबसे सबसे सुप्रीम वाला, ठीक है ना। तो वो वाला स्मार्टफोन में सामने रख दूं और बोलूं कि ये जो स्मार्टफोन है, ठीक है ना, विद सच अ फाइन फीचर्स, ये इससे बना है, ठीक है। तो इट इज हार्ड टू बिलीव, वेरी हार्ड टू बिलीव। ये उतना ही हार्ड टू बिलीव है जितना हार्ड टू बिलीव ये बात है कि एक सिंगल सेल बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो कि नजर भी नहीं आता, छोटा सा मासूम सा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस तक नहीं है, मतलब इतना सिंपल, कंपार्टमेंटाइजेशन में नहीं है, उस एक सिंगल सेल बैक्टीरिया से तो एक तरफ रखूं और दूसरी तरफ एक ह्यूमन का रखूं, और ह्यूमन भी कौन सा, द मोस्ट एडवांस्ड वन लेट्स से, जो अभी अभी पैदा हुआ है, तो अभी 21st सेंचुरी का ह्यूमन, या छोड़ो सब एक ही जैसे, तो लेट्स से मॉर्फोलॉजी से तो कोई भी होमो सेपियन रख दो,
तो एक होमोसेपियन रखा और एक रखा मैंने एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, और बोलूं कि इसी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के धीरे धीरे मॉडिफिकेशन से ये ह्यूमन आया है। इट इज हार्ड टू बिलीव, बट यस, साइंस अगर पढ़ते हैं तो यही सच्चाई है कि यही हुआ है। सो ये जो स्लो एंड ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, ठीक है ना, टाइम के साथ, यही एवोल्यूशन है। दैट इज द एक्चुअली evolution is the most fascinating, the most interesting topic you will ever study in biology। ठीक है ना, बायोलॉजी में जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर तुम कुछ पढ़ोगे जो हर एक चीज से लिंक करता है, फिजियोलॉजी से लिंक करता है, मॉर्फोलॉजी से लिंक करता है, जो जेनेटिक्स से लिंक करता है, जो बायोकेमिस्ट्री से लिंक करता है, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिंक करता है, मतलब जो आपके ओरिजिन, आप क्या है, लाइफ क्या है, कैसे आई है, जिसमें ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो चैप्टर एवोल्यूशन है। और दुख की बात फिलहाल के लिए है कि आपके सीबीएसई के सिलेबस से एवोल्यूशन काट दिया गया है। और जहां तक हमें उम्मीद है कि क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस से काट दिया गया है, तो हो सकता है कि जब आप अगले साल नीट का एग्जाम दें तो उसमें एवोल्यूशन ना आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है और ना ही मेरे पास अभी वेट करने का टाइम है, तो बीइंग एट अ सेफर साइड मैं आपको एवोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपको लोग दुनिया में बहुत सारी फालतू की बात करेंगे, फालतू की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी टाइम पे मुझे भी कही गई थी, ठीक है, कि एवोल्यूशन बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, एवोल्यूशन बहुत ही बोरिंग सा है ना। जो लोग इवोल्यूशन को बोरिंग बोलते हैं उनको वो लोग होते हैं जिनको इवोल्यूशन समझ में नहीं आता है। मेरे स्टूडेंट्स को इवोल्यूशन अच्छे से समझ में भी आता है, वो अच्छे से उसको समझते भी हैं और जानते भी हैं और इंटरेस्ट देते भी हैं। तो जितने लोगों ने आपसे ये बोला है कि इवोल्यूशन बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो सारी बातों को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इवोल्यूशन सबसे खूबसूरत टॉपिक है बायोलॉजी का, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा और आप उसको अच्छे से समझेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक चीज डिस्कस करता हूँ, जब मैं पढ़ता था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ये नहीं बताऊंगा कब के टाइम की बात है, बट जब मैं स्टूडेंट था, जो मेरे को इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर थे, तो उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दी इंग्लिश पढ़ाई बोरिंग और पढ़ाई खराब टॉपिक है। तो मेरा इंटरेस्ट चला गया इंग्लिश से। लेकिन जब मैंने इसको खुद से पढ़ा, जब मैंने इसको खुद से समझा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे खुद के टीचर कितने गलत थे इसके बारे में, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन यू शुड स्टडी, वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पे अटेंशन। अब इवोल्यूशन में ना हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं। पहला कीमोचेन, केमिकल्स कैलकुलेशन। अब देखो, अगर मैं तुमको एक सच्ची और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, हालांकि सुनने में बड़ा इंटरेस्ट और समझ में आएगा, कि अगर मैं एक सेल की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट सेल। अगर एक सेल की बात करूं, सेल क्या है, व्हाट इज सेल? सेल इज केमिकल। भाई उसके बाहर क्या लगा हुआ है? इट्स अ लिपिड। और लिपिड क्या है? लिपिड इज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड चेन प्लस फैटी एसिड चेन प्लस फैटी एसिड चेन, या phosphorus, phospholipid. The lipid is just chemical, carbon, hydrogen, right? अच्छा, बाहर लिपिड है। और प्रोटीन्स में, व्हाट इज प्रोटीन्स? अमाइनो एसिड्स। व्हाट इज अमाइनो एसिड? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब। अच्छा, और अंदर जाएं तो क्या है? वही है, अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। लेट्स से सिंपल से सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। लेट्स से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगेन क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन्स, वही जो बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जो है ना। और अंदर जाए तो क्या है? डीएनए या आरएनए, ठीक है ना। डीएनए क्या है? अगेन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक शुगर। शुगर में क्या है? राइबो शुगर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही है। अच्छा, और क्या है राइबो शुगर के साथ? फास्फोरस लगा। फास्फोरस क्या होता है? सिंपल केमिकल। और क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस क्या है? एक प्यूरिन या पिरिमिडिन, एक रिंग ही, अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये सब केमिकल्स ही हैं। तो एक सेल इज नथिंग बट इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर ऐसा है, अगर हम शेरलिन और शॉन की थ्योरी पे जाएं
कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द सेल्स, है ना। हमारी बेसिक यूनिट सेल है। अगर सेल केमिकल है तो हम भी तो सिर्फ सेल से बने हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, तो हम भी सिर्फ सेल ही हुए, हम भी सेलुलर इंटरेक्शन ही हुए। तो अगर सेल केमिकल है और केमिकल इंटरेक्शन है तो हम भी एक तरीके से क्या हुए, जस्ट केमिकल एंड इंटरेक्शन। तो केमिकल और इंटरेक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। केमिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनर्जी क्योंकि फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम केमिकल खाना खा रहे हैं तो खा भी क्या रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं उसे हीट की फॉर्म में एनर्जी को, और फिर खा भी केमिकल रहे हैं, और सांस ले रहे हैं तो वो भी हम केमिकल ही दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या है, केमिकल ही है। छोड़ रहे हैं वो भी केमिकल ही है। स्वेट छोड़ रहे हैं वो भी केमिकल है। फीकल मैटर रिलीज कर रहा है वो भी केमिकल ही है। तो केमिकल ही दे रहे हैं, केमिकल ही दे रहे हैं, केमिकल ही दे रहे हैं, केमिकल ही दे रहे हैं। तो घुमा फिरा के अगर हम सच में अगर बेसिक लेवल पे जाएं तो एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली, ठीक है ना। तो लाइफ को समझना तो आपको बायोकेमिस्ट्री समझ जाओ, आप लाइफ समझ जाओगे। तो इसलिए कीमोजेनिक की बात करते हैं, केमिकल्स कैसे इवॉल्व है, कैसे केमिकल्स बदले और सेल बने। तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी करते हैं, कीमोजेनिक स्टडी ऑफ इवोल्यूशन हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं पढ़नी, थोड़ा सा आइडिया लेना है बस। अच्छा, अगला क्या है, अगला है बायोजेनिक। बायोजेनिक है कि इसी केमिकल से लाइफ कैसे इवॉल्व हुई। अब लाइफ को हम पता है क्या बोलते हैं, हम लाइफ को ले गए। अब लाइफ भी ना डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। अब साइंटिस्ट ने एक लाइन तो खींच दी है, और वो लाइन ये खींची है कि हाँ, लाइफ को उन्होंने एक सेल के लेवल पे डिफाइन कर दिया है कि स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इज अ सेल, ठीक है ना। तो सेल के लेवल पे डिफाइन किया है। तो बायोजेनिक इज एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ सेल। और सेल भी कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल। हमें न्यूक्लियस नहीं चाहिए, हमें बस। और सेल क्या है, सेल इज नथिंग बट, सेल इज नथिंग बट डीएनए एंड प्रोटीन covered with a lipid. Cell is DNA, protein covered with lipid. यही है सेल। तो that is biogenic, ठीक है। तो उस केमिकल से सेल कैसे सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। हाँ जी, क्या हो रहा है? नहीं सर, सही है सर। सर वो बता रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है तो देखो, मेरे नेटवर्क का इशू नहीं है क्योंकि मैंने वाईफाई लगवा लिया, तो मेरा नेटवर्क एकदम प्रॉपर आ रहा है। अगर किसी की वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी को बोल की अनक्लैरिटी है, तो फिर वो उसकी तरफ से ही इशू है, ठीक है। क्योंकि मेरे मेरे अच्छी खासी 20-25 Mbps की स्पीड आ रही है, तो मेरे तरफ से दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपना कनेक्शन ही चेक किया कीजिए। और हाँ, एक दो बार आप टेक्स्ट करके एक दूसरे से पूछ लिया कीजिए कि क्या सबको दिक्कत आ रही है। सबको दिक्कत आ रही है तो मुझे बताया कीजिए, ठीक है। और स्टिल अगर आपको कुछ छूट जाता है या आप कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बता दो कि ये सर यहाँ पे आवाज ब्रेक कर गई थी आपकी, चाहे दिक्कत तुम्हारी तरफ से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरफ से अगर दिक्कत है तो मैं रिपीट कर दूंगा आपको, उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, मेरी भी कोई गलती नहीं है। तो बताओ किसको क्या रिपीट करने का, बताओ। किसको कुछ रिपीट करने की जरूरत है मुझे, जो ना समझ में आया, मिस हो गया? नो सर, नो सर। ठीक है, ओके। तो कीमोजेनी हो गया, बायोजेनी हो गया, कॉग्नोजेनी। कॉग्नोजेनी यहाँ पे पढ़ना ही है हमको, इवोल्यूशन में एक्चुअली पढ़ना ही यही है। क्यों हमको यही पढ़ना है? कॉग्नोजेनी क्या है, किसी साइंटिस्ट ने बताया लाइफ क्या है। सर शायद आपने, सर आपने कहा था कि किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि लाइफ क्या है, जो सेल के बेस पे पूछ रही है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया मैं। कोई साइंटिस्ट कैसे बोल देगा, एक साइंटिस्ट थोड़ी ना वो बोलने वाला। सर आप लाइफ डिफाइन कर रहे थे। अच्छा, मैं लाइफ डिफाइन कर रहा था, हाँ। अच्छा सॉरी, मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि लाइफ साइंटिस्ट्स ने, किसी एक ने नहीं, साइंटिस्ट्स ने, है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, लाइफ को डिफाइन किया इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो सेल तक ले गए कि एक सेल लाइफ है। अरे मैं समझ, तो एक सेल लाइफ है, तो मैं ये बता रहा था सेल है वही लाइफ। तो हमने, अगर हम बोलते हैं कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, इसका मतलब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सेल कैसे इवॉल्व हुआ। तो बायोजेनी का मतलब है तो ये कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ऑरिजिन ऑफ सेल। तो बायोजेनी का मतलब है कि हम सेल कैसा है वो पढ़ेंगे। तो कीमोजेनिक के बाद बायोजेनिक का कॉन्सेप्ट आ गया, और एक बार सेल आ गया
तो उस एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से आज आप जो देख रहे हो इतने मिलियंस, है ना, इतने सारे स्पीसीज, मिलियंस ऑफ स्पीसीज। तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज कैसे बने, वो इतनी डाइवर्सिफिकेशन कैसे आई, वो है कॉग्निजन। तो वही हमने एवोल्यूशन के अंदर मेनली पढ़ना है। ये तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। आ रही बात समझ में? किसी को यहाँ पे कोई डाउट? सर हाँ जी, सर इसमें किसी भी डाउट है? साइंटिस्ट हाँ, अगर किसी साइंटिस्ट ने मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी जो सेम टू सेम एक प्रोकैरियोटिक सेल के रेप्लिका है, तो सर वो लाइफ माना जाएगा, लिविंग माना जाएगा मतलब? पॉसिबल नहीं है, पता है मुझे वैसे। नहीं, क्या बनाओगे ये बताओ। नहीं सर, जैसा आप बता रहे हो सर, सब नहीं, कुछ पता ही है तो। नहीं, बनाओगे क्या ये बताओ, एग्जैक्टली बताओ क्या बनाओगे। प्रोकैरियोट का रेप्लिका किसको बोलो, क्या बोलो? सर मैं कह रहा हूँ सर, जैसा आपने बताया उसकी जैसे थोड़ा, अगर उतना छोटा नहीं बना सकते, थोड़ा सा बड़ा अमीबा के जैसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी तो सर लिविंग नहीं, माना मैं जाएगा? तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, बाहर का रखोगे, अंदर का रखोगे, क्या स्ट्रक्चर बनाओगे? सर यही अंदर डीएनए और बाहर न्यूक्लियस लिपिड्स जैसे करा है। अंदर डीएनए, बाहर वो लिपिड्स, वो सेल वॉल और अच्छा, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो फिर इसको बोलोगे क्या? सर अगर ऐसा हो तो वो साइंटिस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें लिविंग हो जाएगा। तो बेटा वो तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया ना, जो तू बता रहा है कि अंदर डीएनए, फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो वो तो एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। तो पहले ही बना हुआ, उसमें नया क्या बनाया? प्रोकैरियोटिक सेल यही तो है। नहीं सर, केमिकल से बनाया है मतलब। अरे भैया, केमिकल से बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है, तो पहले तो बनाना मुश्किल है, कुछ भी बनाया, तो हम तो ये बोलेंगे सिर्फ उसने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया, और प्रोकैरियोटिक सेल तो वैसे लिविंग में काउंट हो रहा है। कुछ नया बनाना तो बता, फिर बात भी करें सर भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ, मतलब उस ऐसा माना जाएगा ना उसने मतलब ऐसा भाई करा है, अगर अंदर, लिविंग भाई बनाया एक है। बात बता, भाई एक बात बता मेरे को, एक बात बता दो तुम मुझे, ठीक है ना? ये पेन है, ठीक है ना, इसमें अंदर लिखने के लिए होता है, ये ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब किसी ने यही लकड़ी का लिया और इसके अंदर ऐसे बना दिया लिखने के लिए, तो भाई उसको पेन ही बोलोगे ना, तो पेन डिफाइन हो गया। तो कुछ नया का बनाया, तो वही बोल रहा है जो ऑलरेडी है, डीएनए, बाहर लिपिड की मेम्ब्रेन, वो तू बोल रहा है, और वो ऑलरेडी डिफाइंड, वो ऑलरेडी लिविंग डिफाइंड है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो कुछ नया क्या बोल रहा है? नहीं समझा क्या कह रहा हूँ? सर वो पूछ रहा है कि उसे लिविंग कंसीडर करेंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ जिया चौधरी कि मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि वो तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया ना, वो तो ऑलरेडी लिविंग डिफाइंड है, तो उसको क्यों नहीं करेंगे लिविंग कंसीडर? हाँ वो तो है। क्यों नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। मैं तो, आप कुछ नया बनाओ तो बात करें, उसकी डिस्कशन भी हो, ठीक है। जब आपने बनाया ही, जब मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल मिनिमम लिविंग में क्या है, अंदर डीएनए, बाहर लिपिड की मेम्ब्रेन, फिर तो मुझसे पूछोगे सर किसी ने आर्टिफिशियल लिपिड, बाहर लिपिड अंदर डीएनए बना दिया तो कैसे लिविंग कंसीडर करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे भाई, जब वो डिफाइंड है एज अ लिविंग तो लिविंग कंसीडर करेंगे। तो तुम्हारा क्या सवाल था मन, कि आर्टिफिशियल बनाने पे नॉन लिविंग बोल दें? नहीं सर, मतलब आर्टिफिशियली बनाया तो वो लिविंग हो गया ना, सेम स्ट्रक्चर अगर बनाया तो। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल अगर बना पाए तो हाँ लिविंग हो गया, डेफिनेटली लिविंग लिविंग हो गया, ठीक है, डेफिनेटली लिविंग बोलेंगे उसको। हाँ, मैं बताता हूँ कब बोलेंगे, मैं बताता हूँ। लिविंग की भी ना डेफिनेशन है। लिविंग कब बोलते हैं कि, अब सुन लो, तुमने उससे सवाल किया है तो, एक लिविंग, एक ऑर्गेनिज्म होने के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुमने ये क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। लिविंग कहलाने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए? आइसोलेशन, दैट इज पार्शियल आइसोलेशन, ठीक है। हालांकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास तुमको ये सब डिस्कस करने का, लेकिन क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट तो थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट भी कभी करना चाहिए, अच्छा रहता है, कुछ कॉन्सेप्ट के चक्कर में दिमाग खुल जाता है, ठीक है ना।
ये दिमाग खोलने वाली चीज है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। एक होता है आइसोलेशन, एक होता है एनर्जी फ्लो। ठीक है, तीसरा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ध्यान सुनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के, जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मैं अपने को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहा हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं एक सिस्टम हूं, एक आइसोलेटेड सिस्टम हूं। जैसे मैं हूं और मान लो सामने कोई लेट्स से पेड़ खड़ा है, ठीक है ना, मैं हूं, पेड़ है, ठीक है, मैं और पेड़ एक ही सिस्टम नहीं है। अगर मैं और पेड़ एक ही सिस्टम होते तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते। तो मैं एक इंडिपेंडेंट सिस्टम हूं। आ रही बात समझ में? अच्छा, पार्शियली आइसोलेटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनवायरमेंट का पार्ट हूं, यहां से एनर्जी ले रहा हूं, यहां से दे रहा हूं, ठीक है, एनवायरमेंट का तो पार्ट हूं लेकिन किसी और सिस्टम का पार्ट नहीं हूं। तो मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल सिस्टम हूं, बैक्टीरिया अपने आप में एक इंडिविजुअल सिस्टम है ना, और वो कहां तक एक सिस्टम है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, यहां तक, इस बाउंड्री तक वो एक सिस्टम। क्लियर? तो इसको बोलते हैं पार्शियली आइसोलेट होना या एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी, इंडिपेंडेंट सॉरी, एक आइसोलेटेड सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और आइसोलेट भी कैसा? पार्शियली आइसोलेटेड, यानी कि तो सारे ब्रह्मांड से अलग हो गया, फिर सारे ब्रह्मांड से अलग हो गए तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, क्या आप जानते हो? ठीक है ना, तो एनर्जी एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट। तो ये थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है ना, कि यू आर अ सिस्टम but a partially isolated system with exchange of energy. There is an energy flow. अगला कॉन्सेप्ट, एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है, जो आपने चैप्टर 1 क्लास में पढ़ा कि देयर इज मेटाबॉलिज्म। एनर्जी आएगी, एनर्जी जाएगी, एनर्जी आएगी, एनर्जी जाएगी। तीसरा पॉइंट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो ये नहीं कि वो बन के रहेगा, नहीं, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। एंड क्योंकि रेप्लिकेट कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि रेप्लिकेटिंग के लिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल अपनी चीज आगे पास कर सके, और अपनी चीज, अपने जैसा स्ट्रक्चर आगे पास करने के लिए ही चाहिए होता है एक जेनेटिक मटेरियल, या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट? तो कोई एक जेनेटिक मटेरियल, एनर्जी फ्लो और आइसोलेशन, ये तीन चीजें जरूरी है किसी को भी लिविंग कहलाने के लिए। आ रही है बात समझ में? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पे अटेंशन। अब देखो पॉइंट, पंगा क्या है, पंगा देखो। अब मैं दो चीजें बता रहा हूँ, किसान आ गया, अब दो चीजें देखना, एक देखना, एक देखो, ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है। यस सर। अभी दो चीजें बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। ये है बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें ये रहा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बाहर की मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है। ये है वायरस, सबसे छोटा वायरस, मानो सबसे सिंपल वायरस, अंदर जेनेटिक मटेरियल, बाहर प्रोटीन की लेयर, कैप्सिड, एनवेलप नहीं है, नॉन एनवेलप है, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट? अब ये लिविंग है, राइट, ये लिविंग है, ये आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। तो ये इन तीनों में तीनों पॉइंट ट्रू है, आइसोलेशन, एनर्जी फ्लो और रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो है, जो आइसोलेशन के लिए लिपिड की मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोटीन से भी आइसोलेशन हो सकता है। तो आइसोलेशन है, डीएनए भी है, और रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसकी डिपेंडेंस चाहिए, इसीलिए ना लिविंग ना नॉन लिविंग बीच में डाल रखा। आई बात समझ में? तो ये तीन पॉइंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं, और आप चाहे आर्टिफिशियली बना दो चाहे वैसे बना दो, उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोलेंगे। तो हमको पढ़ना क्या है, ये कैसे बना, बस। इसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन अपने आप हो जाएगी। किसी को कोई डाउट? यस सर। हैं, समझ गए? यस सर। सर Very good. आपने जो वायरस का बताया कि ये डिपेंडेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए डिपेंड करते हैं। अगर हम सिर्फ ये 3 फैक्टर्स ले लिविंग के लिए तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई साहब जो दूसरे पे कंप्लीटली किसी के, हाँ बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बहुत सर सारों में से जैसे एक का नाम बताओ। सर जैसे कोई भी होस्ट अगर कोई ऑर्गेनिज्म ले उसमें ही कोई रिप्रोड्यूस भी करे। नहीं, कोई भी कुछ नहीं होता, देयर इज नो कोई भी। मुझे अच्छा स्पेसिफिकली ठीक बताओ, है, ये तो मैं स्पेसिफिकली आंसर दूंगा। हाँ, जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसे ब्रीडिंग के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए।
उसके मेल बिना नहीं कर एनाफिलीज, सकता। मेल एनाफिलीज मतलब फीमेल को ऑर्गेनिज्म नहीं बोले, मेल को बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिकली बोलो, और बोलो, और सोच लो। मैं भी सुनो बहुत सारों में ऐसा कौन सा है जो इन तीनों को फॉलो नहीं करता। एंड आई एम नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन ऑन यू, आई एम लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन, लेट्स डिस्कस। क्योंकि मेरे मैं किस पे कोई भी टॉपिक थोपना नहीं चाहता। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि हाँ यही होता है सीख लो खत्म। इट्स अ डिस्कशन, बोलो। मैं पूछ चाहता हूँ कुछ। हाँ लिक्स एंड टिक्स, कौन? लिक्स एंड टिक्स, बालों की जुएं। बालों की जू है, बालों की जू को तू बाहर नीचे उतार के रख दे, ठीक है, तो वो मर जाएगी। तूने जू निकाली हेलो छोड़ दी, मर गई वो। हेलो। हाँ कौन? हर्ष? गुड इवनिंग सर। सर बस छोटी सी मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ कर लो हर्ष, आराम से कर लो, वैसे भी सोच ही रहे हैं। हाँ। नहीं 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 सर, बस आपको पता है ना बॉटनी की क्लास कब कब है? टाइम टेबल मिल गया सबको? सर फ्राइडे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सर पुराना वेनेसडे वाला और टाइम टेबल फ्राइडे। ही है। नहीं, टाइम टेबल मिला नहीं है तुम्हें सबको ई काइट्स पे? नो सर। नहीं चलो मिल सर। जाएगा, मैं बता देता हूँ। तारीख की वेनेसडे बात और करो। फ्राइडे आप, हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, अभी मिल जाएगा। वेनेसडे और फ्राइडे आप लोगों की बॉटनी की क्लास होगी, तो 4 बजे से टाइमिंग होगा उसका। तो उस क्लास में जैसे 4 से 5:30 क्लासेस होती है ना, तो उसमें सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, तो कोई भी लीव नहीं करेगा। हो सकता है सर 6 बजे तक लें, हो सकता है 6:30 तक लें, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। जी हर्ष, थैंक यू। हाँ तो आया कुछ आयुषी नया निकल के? सर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ना सर, वो तो मर ही जाता है एक बार निकलने पर। अच्छा, जू को निकाल के छोड़ दो तो मर जाती है वो? सर एस्कैरिस। एस्कैरिस लुब्रिकॉइड। सो यस जो सर। आइसो हाँ, एस्कैरिस लुब्रिकॉइड जो है, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। वो उसकी बात ठीक, वो आपकी बात ठीक है, वो क्योंकि अगर एस्कैरिस को हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर रखा तो वो डिपेंडेंट है। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो सेल के अंदर घुस के तभी मल्टीप्लाई कर पा रहा है? बिना उस तरीके को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। उसका इंडिविजुअली कोई वो नहीं है। उसका जो लार्वा है, जो फर्स्ट स्टेज उसका लार्वा है, क्या वो सर्वाइव नहीं कर रहा सॉइल के अंदर? अपनी पहली मोल्टिंग नहीं कर रहा सॉइल के अंदर? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना उसका। और एस्कैरिस को मान लो, तुम्हारी एडल्ट एस्कैरिस को मान लेते हैं, सुनना ध्यान से। एडल्ट एस्कैरिस को मान लो तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, निकाल के एक पेटी डिश में रख दिया, और शुगर वुगर जो भी तुम्हारे प्रोटीन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स उसको बाहर रख दिए, तो क्या वो मर जाएगा? नो नो सर। सर तो इस केस में भी वो प्रोटीन्स पे या न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट ही है हाँ, वो ना। प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स तो सारी दुनिया डिपेंडेंट है। तुम भी तो किसी तरीके से प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट ही हो प्लांट्स के ऊपर। तो वो तो सभी डिपेंडेंट है। लेकिन वायरस ऐसा नहीं है ना। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनकॉर्पोरेट करता है आपके जेनेटिक मटेरियल में और फिर डिवाइड करता है। आ रही बात समझ में? तो अपना बेसिक रिप्रोडक्शन, अपना मशीनरी, अब एस्कैरिस को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो वो आपका डीएनए नहीं ले रहा है, वो बस बेसिक न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। वो तो हर ऑर्गेनिज्म ले रहा है, तो एवरीबॉडी इज टेकिंग। वो तो प्लांट भी आप कहो कि सनलाइट से ले रहा है सब कुछ, तो फिर क्या प्लांट को भी नॉन लिविंग बोल दें? आ रही बात समझ में? सर तो अगर हाँ। एस्कैरिस का लार्वा जो आप कह रहे थे कि फर्स्ट मोल्ड हुआ जो सॉइल में, अगर हम उसे वहीं छोड़ दें, उसे ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, तो क्या वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा? रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट, आप कह सकते हो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो गया रिप्रोडक्शन के लिए या आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। लेकिन इट डज नॉट इन्वॉल्व द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म उस तरीके से। तो वो कॉन्सेप्ट है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहा ना वो। और दूसरी बात, अगर मैं मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस को रख दूं एक पेट्री डिश के अंदर, और सुनना ध्यान से,
और उसका एग प्रोड्यूस हो, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करके एग्स प्रोड्यूस कर लेंगे ना, नहीं करेंगे? ये सब कर लेगा। और बाकी जितने आपके बैक्टीरियाज हैं, मान लो ईथ वाला बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के होस्ट के अंदर भी है, तो अगर मैं उनको इंडिविजुअली छोड़ दूं, अकेला छोड़ दूं एक पेट्री डिश के अंदर, न्यूट्रिएंट सारे दे दूं, तो वो भी न्यूट्रिएंट्स ले लेके अपना डिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। और कोई भी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए आरएनए को लेके उसमें इनकॉर्पोरेट करके उसकी मशीनरी इस्तेमाल करके नहीं किया। तो देखो, अगर हम आर्ग्यूमेंट या उस पर जाए तो आपकी बात एकदम ठीक है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या वो अपने जेनेटिक मटेरियल को खुद से रेप्लिकेट करने के काबिल है या नहीं है। अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन की रिप्रोडक्शन है, ये आप बात जानते हो कि बिना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट किए आप आगे नहीं दे सकते। आप भी यही करते हो, आप भी सेल लेते हो, अपने जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करते हो और ट्रांसफर करते हो, ठीक है ना। ठीक है, आप खुद खुद को नहीं ट्रांसफर कर सकते, आप कुछ बना के ट्रांसफर करोगे, है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मैंने ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए ये तीन चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो खैर, हम बात चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बस दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हम बात करें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ठीक है। सर जो आपने आइसोलेशन वाला बताया उसमें लाइकेन्स मतलब सर उसमें इंडिपेंडेंट सिस्टम आपने बोला था, तो लाइकेन्स में फिर क्या होगा, या जो भी एसोसिएशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो? एक बात मुझे बताओ, लाइक इन ब्रह्मांड है क्या? इज लाइक इन यूनिवर्स? नो सर। लाइक इन का साइज लिमिटेड है ना भाई। लाइक इन मान लो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइक इन, तो यहीं से लेकर यहीं तक ये लाइक इन, इसके आगे दूसरा ऑर्गेनिज्म शुरू हो गया ना, तो वो बट सर उसमें तो दो ऑर्गेनिज्म है ना, तो उन दोनों का मतलब इंडिपेंडेंट कैसे हुए वो दोनों? जैसे आप बोल रहे थे कि आप और पेड़ पेड़ है, तो भैया वो तो म्यूचुअलिज्म है ना, वो म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में दोनों आपस में फायदे कर रहे हैं। उसमें तुम एक एल्गे एल्गे वाला तो एल्गे निकाल लो, लेट्स से एक लाइकेन है, लाइकेन में से एल्गे वाला या एल्गे का एक सेल निकाल लिया, पर एल्गे का सेल भी उसी एल्गे हुआ ना, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को निकाल लिया, क्या वो आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर पाएगा? सब कर लेगा। वो तो उसने अपने अपने देखो अपने बेटरमेंट के लिए उसके साथ दोस्ती कर रखी है फंजाई से। ऐसा होता है कि वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद वो लाइकेन नहीं रहेगा, ठीक है ना, लेकिन उसका एल्गे और उसका फंगल कंपोनेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के तो काबिल है। ओके ओके। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और आइसोलेशन वो अलग अलग कॉन्सेप्ट। आइसोलेशन का मतलब कि एक बाउंड्री है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और जिसकी बाउंड्री नहीं है उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, उसको यूनिवर्स बोलते हैं, जिसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। अगर आपकी बाउंड्री नहीं होगी तो आप यूनिवर्स बन जाओगे, आप में और यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट छोटा सा बात करें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अब ओरिजिन यूनिवर्स के लिए हम एक्चुअली कुछ नहीं जानते। सच्चाई सच्चाई तो ये है कि हम कुछ नहीं जानते। हमारे पास एक ही थ्योरी है अभी तक जो हम मानते हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये एक टीवी सीरीज भी आती है जिसमें शेल्डन कूपर आते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। बिग बैंग थ्योरी की बात सर आपकी वॉइस सर नहीं आ आपकी रही। वॉइस नहीं आ रही। स्क्रीन भी नहीं आ रही। हाँ स्क्रीन भी नहीं आ रही सर। सर आपकी स्क्रीन चली गई है।
बेटा वेट करो सर, रिज्वाइन करेंगे। सर टाइम तो हो गया पूरा। बेटा 2 मिनट वेट कर लेते हैं सर का। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट आपने क्या सुना? मैं ऑफलाइन हो गया था, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली। मैं
रेयर कैमरा से पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं लगता, मैं ऑफलाइन जाता हूँ। बिग बैंग थ्योरी आपने स्टार्ट ही नहीं करी, मतलब लिखवाया था। बिग बैंग थ्योरी में मैंने कहाँ तक बताया था? सर बस नाम बताया था। हाँ, बस सर नाम अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास भी कर लेते हैं, ठीक है? सर हाँ, सर डाउच क्या होता है? क्या चीज? डाउच सर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, मेरी बुक में लिखा था, मैं पूछना मतलब हर बार कुछ ना कुछ होता है, मैं पूछ नहीं पाती। डाउच इंग्लिश में अगर बात करें तो डाउच की अगर इंग्लिश में बात करें तो वाटर प्रेशर होता है। वो जब पाइप में बहुत स्पीड से प्रेशर आता है पानी का, तो उसको उसको डाउच बोलते हैं। जैसे सर डाउचिंग योर आईज, जैसे आंखों में कुछ चला जाता है तो डाउचिंग योर आईज के थ्रू उसको ठीक करते हैं, वैसा वाला कुछ। सर नेचुरल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन में दिया हुआ था डाउचिंग। हाँ, तो फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सीमेन को क्लियर करने के लिए होगा फिर, और क्या, डाउचिंग बाय वाटर। ओके सर। सर मुझे कुछ पूछना था। पूछो। सर क्लेमाइडियासिस और गोनोरिया आपने बताया था कि वो सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, तो फिर सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो जड़ से खत्म हो जाए? जैसे अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही हो रहे हैं तो उस जिन पर्सन को तो रहेंगे ना, उस पर्सन को तो रहेंगे ना। सर जैसे पोलियो खत्म हो गया तो वैसे ही जितने भी लोगों को गोनोरिया और क्लेमाइडियासिस है उनको अगर क्योर कर दिया जाए तो फिर न्यू पेशेंट तो नहीं होंगे ना उसके? बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के जितने पेशेंट्स हैं सबको आइसोलेट कर दो, कोरोना खत्म हो जाएगा। ढूंढोगे कैसे? आधों को तो पता ही नहीं उनको है। गॉट द कॉन्सेप्ट? ठीक है सर। एनीबडी एल्स?